एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है गैट बी का एग्ज़ामिनेशन। और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि हम कैसे और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कैसे पार्ट बी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्ट ए की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं और पार्ट ए में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको डील करना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम लोग डील कर चुके हैं पार्ट ए के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर पार्ट बी के बारे में भी हमें ज़रूर से बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें डील करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये लेक्चर थोड़ा सा एक्चुअली लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम एक एक टॉपिक को डील करके बताएंगे कि उसमें से किस किस चीज़ को आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप ज़रूर देख लीजिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी वजह से मैंने ये लेक्चर जो था ये बोर्ड पे नहीं बनाया क्योंकि बोर्ड पे इतना जगह नहीं होती कि मैं इतनी सारी चीज़ें लिख सकूं। तो ये लेक्चर अंत तक देखिएगा, आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट बी के सिलेबस से। कहाँ से पार्ट बी शुरू हो रहा है? तो देखिए ये पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है ये आपका बायोकेम का है। तो बायोकेम के पोर्शन में आपको ऑलरेडी पता है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में या लिपिड के बारे में पता होना चाहिए। और इनमें से भी अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बोलूँ तो आपको प्रोटीन्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। प्रोटीन्स में भी अगर मैं बोलूँ तो एंजाइम्स के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक, एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं? एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक, एंजाइम की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एंजाइम किस तरीके से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। तो एंजाइम्स का यहाँ पे अलग से भी एक कॉलम दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे अगेन दे रखा है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली ये रेफ़र कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी फ्लूइडिटी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि किस केस में फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, किस केस में कम हो जाती है। आपको पता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ज़रूर रखिएगा और थोड़ा बहुत एक्शन पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब आते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस पे। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस में क्या होगा, आपको चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, इनके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। प्लस जो जो अलग तरीके के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वगैरह आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं एंजाइम्स के बारे में। यहाँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एंजाइम्स देखिए अलग से क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब में भी सबसे एसेंशियल है कि कम से कम अमाइनो एसिड्स के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में खासकर आपका रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करके जाइएगा। यहाँ से कई एक सवाल जो हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जो साइकिल्स हैं, देखिए साइकिल्स इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आई हुई। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट साइकिल्स हैं वही केवल देखना है। जैसे फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपने ज़रूर अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और थोड़ा बहुत बायो एनर्जेटिक्स का पोर्शन। बायो एनर्जेटिक्स में आपको डेल्टा जी के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो पीएच है उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा थर्मोडाइनमिक्स के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये कुछ बायोकेमिस्ट्री का कुछ बेसिक जो पोर्शन था वो हम लोगों ने देखा। अब आ जाइए वायरसेस। देखिए यहाँ पे और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें वायरसेस, इस समय वायरसेस का सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो पूछा जाता है अलग अलग एग्ज़ाम में। जिस भी एग्ज़ाम में आप देख लें वहाँ पे वायरसेस का बहुत पोर्शन पूछा जाता है। उसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है जी, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ज़रूर देख लीजिए। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है। फिर आइए माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन। अब आप जानते हैं कि बैक्टीरिया हो गया या एल्गी हो गया या फंजाई का क्या किस तरीके से ब्रॉडली किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। बहुत डिटेल में मत जाइए। जैसे बैक्टीरिया का खासकर यहाँ से पूछा जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। और एल्गी के बारे में पूछा जाए तो आप जानते ही हैं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, उनका जो नाम है, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं,
वहाँ पे जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एल्गी हैं, अगर आप एनसीईआरटी थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको यहाँ फ़ायदा हो जाएगा। फिर फंजाई के क्लासेस, आपको पता होगा कि फंजाई इम्परफेक्टाई किसे बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। तो उसके बाद मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, ये तो सबने पढ़ा हुआ है, आसान है कि आपको स्ट्रीक कल्चर क्या है, ये सब थोड़ा बहुत, और इसके बारे में कि आप किस तरीके से कल्चरिंग कर सकते हैं, बेसिकली वो सारी की सारी चीज़ें। न्यूट्रिशन के बारे में कि मीडिया वगैरह क्या होता है, किस तरीके का मीडिया आपको यूज़ करना चाहिए। माइक्रोबियल ग्रोथ, ग्रोथ काइनेटिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, आप ऑलरेडी देखिए ये रिपीटेशन है, ये रेस्पिरेशन आप ऑलरेडी यहाँ पे देख ही चुकेंगे, तो आपको दोबारा एक अलग से रेस्पिरेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक रिपीटेशन है एक तरीके का। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से आपको ज़रूर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में जो भी एंजाइम्स ज़रूरी हैं, जो भी एंजाइम्स कह रहा हूँ मैं, जो भी माइक्रोब्स ज़रूरी हैं, उनका नाम ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे फिर आ जाता है होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का आएगा कि जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो किस तरीके का होगा, या होस्ट या पैथोजन का रिलेशनशिप। और यहाँ से देखिए डिजीज़ेज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको कम से कम डिजीज़ेज़ के नाम, और डिजीज़ेज़ के नाम तो ज़रूर पता होने ही चाहिए, डिजीज़ेज़ और उनके पैथोजेंस, इनके नाम तो पता होने ही चाहिए। और साथ साथ में यहाँ पे वेक्टर्स का नाम भी अगर आप याद रखेंगे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि बहुत सारे केसेस में आपका जो मॉस्किटो है वो एज अ वेक्टर काम करता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स, एडीज़। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके वेक्टर्स के तरीके से काम करते हैं। तो ये कुछ नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। फिर देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंसेस हम सबको पता है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे होंगे। हाँ, सेल साइकिल में जो मेन जो इवेंट्स हैं, जैसे कि आपका अगर मैं बोलूँ पैकीटीन जो है, वहाँ पे क्या होता है, उस स्टेज में क्या हो जाता है, या इंटरफेज में क्या होता है, इस तरीके के सवाल ज़्यादातर देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने यहाँ से देखे नहीं। सेल ग्रोथ कंट्रोल की सेल का जो चेक पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, इस पे चेक पॉइंट्स के ऊपर मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कर लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। सेल टू सेल कम्युनिकेशंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको अगर आप देखना चाहें तो कम से कम टाइट जंक्शन वगैरह जो हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शंस हैं, उनके एग्जाम्पल्स किस तरीके से कौन सा जंक्शन काम करता है, उसकी क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। जैसे कि टाइट जंक्शन क्या कर देता है कि वो सीलिंग कर देता है, वो कोई भी चीज़, एक मेम्ब्रेन के अगर दो मेम्ब्रेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो क्या कर देगा कि वो सीलिंग कर देगा, और कोई भी चीज़ जो इधर से इधर नहीं आ सकती और इधर से इधर नहीं जा सकती। तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय टाइट जंक्शंस। तो इस तरीके से जंक्शंस का एग्जाम्पल और उसमें इन्वॉल्व प्रोटीन्स का नाम कम से कम यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए सेल सिग्नलिंग तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ख़ासकर आपको जीपीसीआर के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, और टायरोसिन काइनेज जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन तो बहुत ही पेट है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा कि ऑटोक्राइन, जक्स्टाक्राइन, पैराक्राइन, इस तरीके की जो सिग्नलिंग होती है, इनके बीच में डिफरेंशिएशन क्या काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, तो इसको ज़रूर ध्यान देंगे। फिर आ जाइए बात करते हैं कि जीन्स और क्रोमोसोम्स। ये देखिए बेसिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गैट बी के एग्ज़ाम में बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते हैं नेट की तरीके से, बहुत बेसिक पूछा जाता है। जीन का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, क्रोमोसोम पूछ लेगा, आपसे इंट्रॉन और एक्सॉन का कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, आपसे mRNA किस तरीके का होता है, आपसे कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन के लिए या ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, उसमें से कौन सा एंजाइम जो है वो ख़ास काम करता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 आपको पता है, कॉर्नबर्ग एंजाइम भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन है, मॉल बायो का यहाँ से पोर्शन है, वहाँ से कुछ पोर्शन इस तरीके का आ सकता है। अब देखिए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा ही हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन भी पढ़ा होगा, और उनका म्यूटेशन ज़रूर आपको आइडिया होगा ही होगा, म्यूटाजेनेसिस। यहाँ से मैंने एक आधा बार देखा है कि जो रिपेयर मैकेनिज़्म है वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी ज़रूर हम लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा पढ़ते समय। देखिए मेंडेलियन, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को डील करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाइएगा, लेकिन हाँ जो मेन एंजाइम्स हैं
जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 है, बार बार मैं कह रहा हूँ, कौन सा मेन एंजाइम है जो आपका रेप्लिकेशन करता है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछेंगे। डीएनए पॉलीमरेज जैसे कि आपको पता है 3 का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर अगर हम लोग यूकैरियोट्स के अंदर जाएँ तो अल्फ़ा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा का क्या काम है, डेल्टा का क्या काम है, एप्सिलॉन का क्या काम है, ओमे गामा का क्या काम है। इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं, कम से कम एक ब्रीफ ओवरव्यू तो ज़रूर ले लीजिएगा अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। फिर आ जाइए, अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस हम सबको पता ही है। मेंडल के जो लॉज हैं उनके बारे में जानकारी है ही है। फिर आप जीन इंटरेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपको पता है कि यहाँ पे एपिस्टैसिस वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसमें कम से कम आपको जितने भी टाइप के एपिस्टैसिस आप पढ़ रहे हैं उनके कम से कम रेशियोज़ ज़रूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर लिंकेज, देखिए लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन या यहाँ से क्रोमोसोमल मैपिंग से कई बार मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं और बहुत 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 ईजी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाते। फिर आ जाइए नीचे नेक्स्ट टॉपिक पे, माइक्रोबियल जेनेटिक्स। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन भी है। प्लाज्मिड का रोल, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, और ख़ासकर आपका जो ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है जहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब वगैरह का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा चीज़ जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है, यहाँ पे लाइसोजेनिक और लाइटिक जो साइकिल्स हो रही हैं, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। फिर हॉरिजॉन्टल जीन और वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र में डिफरेंसेस कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। फिर देखिए आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई, इसी के साथ साथ आपका एमआईआरएनए, इसी के साथ साथ आपका गाइड आरएनए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बहुत हॉट टॉपिक्स हैं जो कि आपके कई सारे लाइफ साइंस के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और गैट भी उसका एक्सेप्शन नहीं है। देखिए मैंने बताया था आपको, रिपेयर, डीएनए रिपेयर यहाँ पे दिया हुआ है, डैमेज और रिपेयर, इसमें आपको चाहे आप बेस एक्सीजन रिपेयर की बात कर लीजिए, चाहे न्यूक्लियोटाइड रिपेयर की बात कर लीजिए, चाहे आप जो थाइमिडीन जो डाइमर्स बनते हैं उनके रिपेयर की बात कर लीजिए, ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। अब आते हैं अपने टेक्निक्स वाले पोर्शन के ऊपर, जो हमें एनालिटिकल टेक्निक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए माइक्रोस्कोपी में आपको बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होती है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होती है। आपको अगर मैं बोलूँ कि लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में डिफरेंशिएट करिए तो उसका आइडिया आपको होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्यों प्रेफर करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, मैंने नहीं देखा है। फिर आइए सेंट्रीफ्यूगेशन, बहुत 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 कॉमन क्वेश्चंस आते हैं इस पे, सेंट्रीफ्यूगेशन किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है इसके बारे में। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपका जो अगर आपने पढ़ी होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पे बियर लैम्बर्ट लॉ आता है, उसके ऊपर कई दफ़ा क्वेश्चंस आते हैं। सर्कुलर डाइक्रोइज्म, देखिए यहाँ से उसका जो एप्लीकेशन पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जाता है बनिस्बत इसके कि बहुत डिटेल में जाके कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछ ले। इसमें से स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या यूज़ है या सर्कुलर डाइक्रोइज्म का क्या यूज़ है, किस तरीके से वो यूज़ की जा सकती है। फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एफटीआईआर, रमन, एमएस, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसमें किसका रोल कहाँ पे, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है, टर्चरी स्ट्रक्चर है या क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, आप किस तरीके से टर्चरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो उसका दो तरीका है, एनएमआर और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मुझे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है, तो आप किस तरीके से प्रेडिक्ट करोगे, आपको फंक्शनल ग्रुप जानना है किसी भी आपको प्रोटीन का, तो आप किस तरीके से जानोगे। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए, किसी भी टेक्निक, कोई भी टेक्निक पढ़ रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल और एप्लीकेशन जो है वो आपके दिमाग में ज़रूर बैठा होना चाहिए। बाकी आप चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें। तो यहाँ पे देख भी अब नेक्स्ट देखिए क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी के ऊपर मैं ऑलरेडी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से उसका प्रिंसिपल भी मैंने बताया है और उसका एप्लीकेशन पोर्शन भी मैंने उसको डील किया है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। आयन एक्सचेंज हो, चाहे जेल फिल्ट्रेशन हो, चाहे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो, चाहे HPLC हो आपका, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और ख़ासकर यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखिए क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस बेसिस पे आपका सेपरेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे उसका प्रिंसिपल पूछ लिया गया, माइक्रो एरे जो है वो क्या काम करता है, इसके लिए क्या जीन एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ये देखिए उसका एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, तो जो भी टेक्निक पढ़ेंगे हम लोग उसका एप्लीकेशन ज़रूर याद रखेंगे और उसका प्रिंसिपल ज़रूर याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाइए हम लोग इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के ऊपर भर भर के क्वेश्चन आए हुए, बहुत क्वेश्चन आते हैं इम्यूनोलॉजी पे। और सबसे ज़्यादा इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस कहाँ से मैंने देखे हुए हैं, यहाँ एमएचसी से आते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका जहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी से क्वेश्चन आता है, हाइपर सेंसिटिविटी से भी मैंने क्वेश्चन देखा है, और ग्राफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है कि आप आइसोग्राफ्ट किसे कहते हैं और जीनोग्राफ्ट किसे कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस कई दफ़ा मैंने देखे हैं आते हुए। और एंटीजन प्रेजेंटेशन के ऊपर भी जो उसका एमएचसी रेस्ट्रिक्शन है उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। फिर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जितना मैंने कम से कम बोला उतनी चीज़ों को तो ज़रूर याद रखिए। हाँ, मैक्रोफेजेस कौन कौन से सेल्स हैं, ये मैंने इस तरीके का क्वेश्चन देखा हुआ है। मैक्रोफेजेस का एग्जाम्पल क्या है, और मैक्रोफेजेस और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये दोनों ऐसे कौन से सेल्स हैं जो ये दोनों रोल प्ले कर सकते हैं, यानी कि आपके फैगोसाइटोसिस भी कर सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे मैक्रोफेजेस बोल गया। तो फैगोसाइटोसिस भी कर सकते हैं और एंटीजन प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। फैगो एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन दोनों काम कर सकते हैं। तो इस तरीके के कौन से सेल्स हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल्स कौन कौन से हैं, इस तरीके के कुछ सुपरफिशियल क्वेश्चंस यहाँ से मैंने देखे हैं जो आए हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर बनाया भी हुआ है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और इन फ्यूचर मैं हाइपर सेंसिटिविटी को भी डील कर दूँगा। और आपके जितने इंपॉर्टेंट पोर्शंस, ऑटो इम्यूनिटी हो गया, जो आपकी ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन हो गया, इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा और होपफुली आपके एग्जामिनेशन से पहले ही उसको डील कर दूंगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इतनी ज़्यादा टाइम देने का और उतना ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत जो हैं आसान आएंगे। ठीक है, वो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अपना कोर्स लॉन्च किया था, इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और कई स्टूडेंट्स जिन्होंने वो ज्वाइन किया भी है उन्होंने काफ़ी उसका अच्छा फीडबैक भी दिया कि काफ़ी चीज़ें उनकी गेट के एग्ज़ाम के लिए और गैटबी के एग्ज़ाम के लिए क्लियर हो गई है। तो देखिए, वो अभी भी उसका एनरोलमेंट ओपन है, कुछ ही सीट्स बची हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको डेटाबेसेस के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और अगर मैं डेटाबेसेस की बात कर रहा हूँ तो किस तरीके के डेटाबेसेस, प्रोटीन के डेटाबेसेस और सीक्वेंसेस के डेटाबेसेस, डीएनए सीक्वेंसेस के डेटाबेसेस कौन से हैं, उनका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, सीक्वेंशियल एंड स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस दोनों का ही आइडिया हम लोगों को होना चाहिए। दूसरे, कौन कौन से डेटाबेसेस जो हैं वो प्रोटीन से रिलेटेड पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जैसे पीडीबी, प्रोटीन डेटा बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनसीबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनसीबीआई का जो सर्च टूल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी की सारी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पूछी जाती हैं, तो इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है एक कॉमन पोर्शन, जितने भी बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं वो इसके बारे में ज़रूर पढ़े हुए होते हैं, और ये कॉमन है आपका गेट के एग्ज़ाम से भी। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके बारे में पता करना होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में जो इनका क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, और जो हम लोगों ने पढ़ा, आपने पढ़ा भी हुआ होगा, नियोशाइजोमर्स क्या होते हैं, आइसोशाइजोमर्स क्या होते हैं, फिर स्टार एक्टिविटी क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। फिर आइए वेक्टर्स के रोल के ऊपर और वेक्टर्स के सेलिएंट फीचर्स के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। टीआई प्लाज्मिड से क्वेश्चन आया हुआ है। सीडीएनए और जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आरएफएलपी, आरएपीडी, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसपोजोन्स देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं हर एग्ज़ाम में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, आरएपीडी हो गया, आरएपीडी, आरएफएलपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसके अलावा डीएनए लेबलिंग, इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस आपके बना चुका हूँ। टीआई प्लाज्मिड किस तरीके से काम करता है, इन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। आप जा कर के मेरा चैनल देखिए और उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे एक दो बार न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, बहुत बार नहीं, एक दो बार मैंने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं। फिर साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, आप एक पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके से आप म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं उसके बारे में भी पूछा गया है। और जीन थेरेपी तो हम सबको खैर इसके बारे में आइडिया रहता ही है। फिर आ जाइए अब थोड़ा सा प्लांट्स के ऊपर
बात कर सकते हैं। प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पूछा जा चुका है। प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पूछा जा चुका है, जैसे टैनिन्स वगैरह है उनके बारे में पूछा गया हुआ है। तो इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया होना चाहिए। जैसे टिश्यू कल्चर में क्या रोल होता है साइटोकाइनिन का और ऑक्सिन का। सेल जो कि अलग अलग टाइप के जो कल्चर्स होते हैं, कल्चर्स जैसे कि एंथर कल्चर का क्या खासियत है, जैसे एक पर्टिकुलर रूट कल्चर आप करते हो तो उसकी क्या खासियत है। तो इस तरीके की जो पॉइंट्स हैं ना, उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं आएगा प्लांट से, जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, क्योंकि अब बायोटेक का एग्ज़ाम है तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में क्वेश्चन आ ही सकता है। बीटी कॉटन क्या होता है, बीटी ब्रिंजल क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। और जैसे अगेन ये वही जो प्लांट में हम लोगों ने देखा था वो यहाँ भी पूछा जा सकता है। देखिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और कई बार आया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे यूनिट का, समझ लीजिए। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में फिर से क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें से कुछ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स आपने यहाँ पढ़ा होगा, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको देखिए काइनेटिक्स ऑफ सेल ग्रोथ वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी रिपीट किया गया है। और देखिए यहाँ पे एंकरेज और नॉन एंकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर, मतलब कौन से सेल्स जो हैं वो एंकरेज पे डिपेंडेंट होंगे, किसी के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ग्रो करेंगे, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी तो इसमें से ज़रूर ज़रूर पढ़ करके जाइएगा ही जाइएगा। ठीक है। आइए अब बात करते हैं केमिकल एनर्जी प्रिंसिपल सप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम। अब ये जो जो भी स्टूडेंट्स ने आप में से एग्ज़ाम की आप अगर आपने प्रिपेयर किया होगा गेट के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। रिएक्टर के अंदर का जो जो चीज़ है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि रिएक्टर का इम्पेलर का क्या काम है, या रिएक्टर के अंदर जो स्पार्जर है उसका क्या काम है, तो यहाँ पे बेसिकली उस तरीके के क्वेश्चंस ही आएंगे कि आपको रिएक्टर का एक एक पार्ट का फंक्शन पूछ लिया जाएगा। एरेशन क्यों किया जाता है, बैच कल्चर का क्या रोल है, काइनेटिक्स, देखिए फिर से अगेन काइनेटिक्स वही आ गई, बैच कल्चर का क्या रोल है, फेड बैच कल्चर क्या होता है। तो गेट की तरीके से टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ पे, और ना ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। तो इसमें ज़्यादा चिंता नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी 23 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ उसको एक बार रिवाइज़ करिए अच्छी तरीके से, और अगर मौका मिला तो मैं इसके ऊपर और वीडियोज़ भी इंक्लूड करता चला जाऊँगा। अब देखिए स्टेरलाइजेशन के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, बैच फेड बैच, ये सारे का सारा आपका प्रॉब्लम ही नहीं है, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। हाँ थोड़ी बहुत जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसके ऊपर मैं नहीं बना पाया अभी तक, तो वो भी मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। अब देखिए अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, मैंने ऑलरेडी जो अपस्ट्रीम वाला पूरा प्रोसेस है उसके बारे में मैंने बताया ही है। फिर इसके जो जैसे कि एप्लीकेशन इसका जो है, जो आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कर रहे हो, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, बायोफ्यूल्स का क्या रोल है, बायोप्लास्टिक्स का क्या रोल है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर बायोकैट इमोबिलाइजेशन कैसे किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक। और इसके बाद आप ये स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड वेस्ट्स के बारे में भी एक एक ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इसमें से इतना ज़रूर कम से कम पढ़ लीजिएगा, बायोमास, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एंड प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन देखा है मैंने। तो इसमें उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि ये इससे रिलेटेड जो ऊपर वाला पोर्शन है ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का, कम से कम इसको अगर ढंग से हम अपन पढ़ लेंगे, और यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो मैंने अंडरलाइन किया है, उसके ऊपर ख़ास ध्यान रखिएगा। बायोफ्यूल्स हुआ, बायोप्लास्टिक्स हुआ, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड वेस्ट हुआ, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आए हुए हैं, मैंने देखा हुआ है। अब आइए टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी अभी हम लोगों ने टिश्यू कल्चर के बारे में ऊपर भी बात करी थी। कुछ कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे कि क्या है माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में, यहाँ से टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन माइक्रो प्रोपोगेशन में कैसे हो सकता है। फिर क्रायो प्रिजर्वेशन, देखिए यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अलग अलग टाइप के डीएनए, जैसे कि आपका न्यूक्लियर डीएनए अलग है, ऑर्गेनिलर डीएनए अलग है, उसके बारे में पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनील्स हैं जहाँ पे अपना डीएनए पाया जाता है या सेमी ऑटोनोमस मोड ऑफ रेप्लिकेशन देखा जाता है, तो उसके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन
आ चुका है। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं, आरडीटी के लिए क्लोनिंग वेक्टर्स कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो मोर और लेस देख पा रहे होंगे आप कि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात हमने ऊपर भी की थी और हम यहाँ पे अगेन बात कर रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। देखिए होता क्या है कि एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस गैट बी के एग्ज़ाम को देते हैं और उन सब का कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, उनका कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, तो वो सभी स्टूडेंट्स अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन ज़रूर टारगेट करते हैं। तो उसी सेम वे में आप भी इन पूरे में से, क्योंकि आप अगर आप ने ठीक से पढ़ा होगा तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको केवल और केवल 60 क्वेश्चन ही चूज़ करने हैं, 60 क्वेश्चंस चूज़ करने हैं केवल। ठीक है, तो इन 60 क्वेश्चंस को आप आराम से अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से आराम से चूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अच्छे से लिखा भी हुआ है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको 60 चूज़ करने हैं। तो आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अपने आप से ही खुद ही चूज़ कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं होता तो कम से कम मेरा जो एम होता कि मैं बायोकेमिस्ट्री ज़रूर पकड़ लेता, बायोकेमिस्ट्री हो गया। और इसके अलावा मैं जो है आपकी जो साइकिल्स वाला पोर्शन है, क्योंकि इसमें साइकिल्स बहुत कम आ रही हैं, फोटोसिंथेसिस आ रही है, रेस्पिरेशन आ रही है बस, और अगर हम इसमें और एनारोबिक वाला रेस्पिरेशन भी जोड़ दें तो इससे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप और पकड़ लीजिए तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ रहा। साइकिल्स आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर मैं और क्या पढ़ता, बायो एनर्जेटिक्स ज़रूर पढ़ लेता, बायो एनर्जेटिक्स, क्योंकि इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत हल्के आते हैं, बहुत हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर मैं ज़रूर आरडीटी पढ़ लेता। फिर जो मुझे आरडीटी में तो जितना कुछ मैंने बताया है वो सारा का सारा। फिर इम्यूनोलॉजी तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता, इम्यूनोलॉजी ज़रूर पढ़ के जाता। फिर इसके अलावा मुझसे अगर मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी में मैंने जितना कुछ आपको बताया वो भी मैं आराम से कवर कर सकता था। फिर इसके बाद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के मेरे पास सारे नोट्स हैं ही, मैं सारे वीडियोस बना रखे ही हैं, आप उसको आराम से देख करके जा सकते हो। और उसके बाद एप्लीकेशंस जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के, एप्लीकेशन जो हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, इनको भी देख करके जाता। ठीक है, और इसके अलावा जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। मेंडलिज्म है आपका, एलिनिक इंटरेक्शन है, जीनिक इंटरेक्शन है। बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है, देखिए आपने खुद ही देखा कि बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो रहा है, लगातार एक के बाद एक चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा है। एक्चुअली ज़्यादा एक तो सिलेबस भी नहीं है, और दूसरी चीज़ की जो है भी वो भी बहुत ईजी आता है, बहुत ही ईजी आता है। आप बस भरोसा रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि गेट के एग्ज़ाम के बाद सबसे बड़ा एग्ज़ाम यही है जो आपको मैक्सिमम सीट्स के साथ आपका चांस है इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने का। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप जितना मैंने कम से कम बताया है उतना ज़रूर पढ़ लीजिए अभी आने वाले कुछ समय में। और मैं जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा कि 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और इसमें से भी कैसे हम लोग चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की मैं स्ट्रैटेजी बनाता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए अभी इतनी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। और हाँ जी, लास्ट पॉइंट मैं ये भी बता दूं कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले, जो इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो हम लोगों ने जो कोर्स लॉन्च किया था, उसमें आखिरी के 3 स्लॉट्स, 2 से 3 स्लॉट्स रह गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो सेकंड बैच में इनरोल करने के लिए तो अभी हो सकते हैं। इसके बाद जो दोबारा हम लोग इसको रिपीट करेंगे थर्ड बैच में। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।